सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SST विद जोगेंद्र शर्मा में। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो 10th क्लास का सिविक्स का जो सेकंड सेम में आने वाला पहला चैप्टर है राजनीतिक दल, उसके बारे में देखेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इन्हीं को यूज करते हुए आपके पूरे चैप्टर को सोल्व करना है। तो वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम में है राजनीतिक दल, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि राजनीतिक दल कौन से होते हैं। तो बच्चों बताना चाहूंगा कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है, एक संगठन होता है जो चुनाव लड़ते हैं और जिनका उद्देश्य सत्ता में आना होता है, पावर के लिए। क्लियर है? तो दो चीज राजनीतिक दल बोल दिया तो ये चीज समझ लेना कि पहला काम है उनका इलेक्शन लड़ना और दूसरा अपने आप को पावर में लाने का प्रयास करना। आए न आए वो आगे की बात है, ठीक है, वो अपना प्रयास करते हैं, उसको कहा जाता है राजनीतिक दल। दूसरा हमारा सत्तारूढ़ दल, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में रूलिंग पार्टीज। हमारी किसी भी जगह देखिए, अब इंडिया में एक ही पार्टी ऐसी ना जो रूल करती है, जो राज करती है। दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कितनी भी पार्टी हो सकती है एक देश में, बाकी वो सारी विपक्ष में आती हैं। तो रूलिंग पार्टी वो होती है कि जो फिलहाल सरकार को चला रही है, जो पार्टी सरकार को चला रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो हमारी अब रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। अलग अलग स्टेटों में जाओगे तो अलग अलग हो जाएगी। कहाँ किसी स्टेट में ऐसा है कि बीजेपी की सरकार है तो वो रूलिंग पार्टी है, कहीं कांग्रेस की सरकार है तो वो रूलिंग पार्टी है, कहीं तृणमूल कांग्रेस है तो वो रूलिंग पार्टी है। ठीक है, स्टेट वाइज अलग अलग रूलिंग पार्टी होती है और सेंटर की अपनी अलग। तो रूलिंग पार्टी वही जो भी पार्टी सरकार चला रही है वो हमारा सत्तारूढ़ दल होगा। फिर है दल बदल। दल बदल भाई ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें क्या किया जाता है मोस्टली कि कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं किसी पार्टी से। ठीक है, मान लिया हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा या बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा, अपने एरिया से वो जीत गए, लेकिन बाद में क्या करते, चलो मान लिया वो कांग्रेस से जीत गए, उन्होंने देखा कि कांग्रेस से तुम तो जीत गए लेकिन तुम्हारी सरकार नहीं बनी, सरकार बन गई बीजेपी की, तो बाद में क्या करेंगे, चेंज करके अपनी पार्टी बीजेपी में चले जाएंगे। या फिर कुछ बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीत गए, हो सकता है वो उस पार्टी से नाराज हो, ठीक है, जो पद वे चाह रहे थे वो नहीं मिला उनको, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है दल बदल, मतलब पार्टी को बदलना इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले ही पार्टी बदल रहे हो तो उसको दल बदल बोला जाएगा। वो तो इलेक्शन होने के बाद जब पार्टी बदली जाती है उसको बोला जाता है दल बदल। फिर है शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या होता है? इलेक्शन से पहले, ठीक है, कैंडिडेट खड़ा है, इलेक्शन लड़ रहा है। मान लो आज मैं कहूं कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? कि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि आप पहले से किसी लाभप्रद पद के ऊपर काम कर रहे हो। या तो पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा फिर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो वहां अगर मैं चाह रहा हूं तो मैं पहले इस जॉब को छोड़ूंगा, फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा कि मैंने वो जॉब छोड़ रखी, किसी ऐसे लाभ पद के उस पर काम नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरा, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ब्यौरा है, मेरी पर्सनल डिटेल है। वो सारी चीजें एक पत्र में बना के ऑफिसर्स को हैंड ओवर की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उठता है उससे पहले वो एक तैयार करता है एक लिस्ट जिसमें उसकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, अब आपराधिक मामले किसी के ऊपर चल रहे हैं, क्लीन चिट मिली हुई नहीं है, तो उसको फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, तो उसको बोला जाता है क्या? शपथ पत्र। फिर है राजनीतिक पक्षपात। अब पक्षपात का मतलब तो आप समझ रहे होगे क्या होता है पक्षपात? हाँ, पार्शलिटी करना, भेदभाव नहीं करते हैं। अब टीचर करने लग जाए, मान लो मैं कहूँ इस बच्चे को तो मैं बड़े आराम से बोलूँ, किसी को गुस्से में बोलूँ, ठीक है, किसी की ज्यादा मार्क्स दे दूं, किसी के कम दे दूं, वो भी तो एक पक्षपात है, भेदभाव है। वैसे ही यहाँ राजनीतिक पक्षपात का मतलब क्या है? जब कोई पार्टी किसी समाज में एक पक्ष की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हो जाता है। अब आपने बहुत देखो, अब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लगा लो, स्टेट गवर्नमेंट से ही लगा लो, हर पार्टी का अलग पता चल जाएगा कि ये इस समाज के ऊपर ज्यादा लगाव रखती है। अब बोलने को कांग्रेस का सबसे पहला क्या होता है कि बीजेपी है ना, वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है और हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, हम मान लो कल कांग्रेस के ऊपर लगा दें एलिगेशन, या फिर ये कह दे कि ये तो पार्टी ऐसी है जो किसी जाति विशेष के ऊपर ज्यादा लगाव रखती है और दूसरी जाति या दूसरे समाज का ध्यान नहीं रखती। तो इस तरह के जब एलिगेशन होते हैं या फिर इस तरह का हमें कुछ दिखाई देता है, कोई पार्टी अगर ऐसा करती है वाकई, तो उसको बोला जाएगा राजनीतिक पक्षपात। ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा जब कोई पक्षपात किया जाता है, वो पक्षपात का मतलब यही है यार, एक
चीज तो एक को अच्छा फील कराएगी और दूसरे को बुरा, ठीक है। एक के साथ लगा होगा तो दूसरे से नाराजगी। फिर है कुछ ये शासन की व्यवस्थाएं दी गई, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था कौन सी होती है? जब किसी देश में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को परमिशन मिली होती है, वो हमारी होती है एक दलीय व्यवस्था। जैसा कि चाइना में होता है, चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है। वो बात अलग है कि वहां से फिर सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट कि किस एरिया से कौन सा कैंडिडेट है हमारा होगा। मैं नॉर्थ कोरिया में भी एक ही, वहां तो तानाशाही है यार, एक दलीय तो छोड़। फिर द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था जहां सिर्फ दो पार्टियों को परमिशन होती है इलेक्शन लड़ने की। दो पार्टियां फिक्स हैं कि तुम्हारे कैंडिडेट बदलते रहो, कुछ भी जो आपको बेटर लगे वो अपनी पार्टी से उठा लो, लेकिन तीसरी पार्टी नहीं बनने दी जाएगी। जैसे यूएसए और यूके में होता है, ठीक है, दो ही पार्टियां होती हैं वहाँ, वही इलेक्शन लड़ती हैं एक बार, चाहे वो एक पार्टी 5 बार आए, चाहे बारी बारी करके बदल के आए, तो वो द्विदलीय व्यवस्था है। अगला बहुदलीय व्यवस्था, जहां मोर देन 2 पार्टीज परमिटेड है इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे इंडिया में होता है। आप इंडिया में देखो ना, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये तृणमूल कांग्रेस है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी, ये फलाना, कितनी पार्टियां ऐसे हैं, वो नेशनल लेवल की होती हैं, ठीक है, ठीक है। वो सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। तो कोई भी देश जिसके अंदर ऐसी व्यवस्था हो जहां मोर देन 2 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है। बेटा एज कितनी चाहिए सर कैंडिडेट बनने के लिए? कैंडिडेट हर की अलग अलग होती है बेटा, हर जिस आप पद के लिए लड़ रहे हो ना उसकी सबकी अलग अलग। इंटरनेशनल का कोई चुनाव नहीं होता। अगर सीएम और पीएम के लिए लड़ना हो तो सर कितनी होगी एज में? भाई किसी की 25 है, किसी की 30 है, सबकी। ऐसा चाहिए? हाँ हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? हाँ नेशनल, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर के लिए जब हम चुनाव लड़ते हैं ना लोकसभा के लिए, वो हमारी उन पार्टियों को बोला जाता है। बताऊंगा, ये आगे आएगा आपका, अब ये अगला आपका पॉइंट है ना उसमें। फिर आपका है गठबंधन। गठबंधन का मतलब बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि ये लगता है कि इस पार्टी को हम नहीं हरा सकते। मान लो 5 से 6 पार्टियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अब उनको ये लगे कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ने अपनी इतनी पैठ बना ली है कि हम उनको नहीं हरा सकते, तो बाकी पार्टियां क्या करती हैं, अलग अलग चुनाव न लड़के सब एक साथ हो जाएंगी कि हम सब मिलके इसको हरा सकते हैं। शायद हो सकता है कि हम अकेले इसको नहीं हरा सकते, 2 या 3 पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, वो फिक्स कर लेंगी कि भाई इतनी सीटों पे तुम चुनाव लड़ लो, इतनी पे हम लड़ लेंगे, इतनी पे तीसरी पार्टी लड़ लेगी, लेकिन हो जाएंगे इकट्ठी कि इसको जरूर आना चाहिए, हमें इकट्ठा होना पड़ो। तो जब 2 या 3 पार्टियां मिलके सहमति से एक साथ चुनाव लड़ती हैं उसको बोला जाता है गठबंधन। अब ये हमारी छोटी जितनी पार्टियां, कांग्रेस के कह देंगे ना, अब की बार इलेक्शन में ऐसा हो कि कांग्रेस को उसने समर्थन दे दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी उसके अंदर जुड़ गई, समाजवादी उसके अंदर जुड़ गई, तृणमूल कांग्रेस उसके अंदर जुड़ गई, तो वो सोचते हैं कि अगर अकेले बीजेपी जितनी सीटें हम नहीं ले पाए तो क्यों ना हम सब मिल जाएं, तो हमारी सबके मिलने के बाद बीजेपी से ज्यादा सीट हो जाएंगी, तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, हमारी आ जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से मंत्रिमंडल वगैरह बांट लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार हरियाणा में फिलहाल जो सरकार हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, उसमें भी गठबंधन कर रखा था, किसी की स्पष्ट सरकार नहीं आई, तो क्या किया बीजेपी और जेजेपी, तो 2 पार्टी है, 2 मिल गई, ठीक है। अब 90 सीटें हैं, वहां 45+ सीट होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब हुआ क्या, किसी की 45 नहीं आई, किसी की 36 आ गई, किसी की 12 आ गई, किसी की कितनी आ गई, तो फिर 2 पार्टियां आपस में ऊपर वाली ना वो मिल गई और 45+ सीट होगी, तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली, फिर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल बांट लिए, तो ये होता है गठबंधन सरकार। हाँ बेटा बोल रहा था क्या? तो ये सही चीज है गठबंधन करना? सही है भाई, जरूरी नहीं। अब मान लो, लेट कर लो कि तुम्हारी क्लास में इलेक्शन है, मैं करा देता हूं मॉनिटर के लिए, तुम्हारी क्लास में 55 बच्चे हैं, मैं कहूंगा जिस बच्चे को भी 28 बच्चों ने चुन लिया ना, उसी को मॉनिटर बना देंगे। मैंने मॉनिटर के लिए पूछा कौन कौन खड़े होगा, 4 बच्चों ने हाथ उठा दिया, सर मैं मॉनिटर बनूंगा, मैं मॉनिटर बनूंगा। अब 4 में वो सबके वोट बट गए, किसी को 20 मिल गए, किसी को 12 मिल गए, किसी को 14 मिल गए। ऐसे अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो वो वोट तो उतने ही रहने हैं, तो सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। मतलब जब हम चार लोग इलेक्शन में खड़े हैं, हाँ बिल्कुल, 4 की अलग सीट है, 50 चाहिए, मतलब एक चाहिए कि इतना पास करना है तभी आप जीत पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन 4 में से कोई पारी नहीं कर पाया तो उसकी पार्टी नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी, वो आप 4 की नहीं बनेगी, एक के भी 27-28 वोट नहीं आए मान लो मॉनिटर के लिए। फिर अगर ऐसा होता है कि मुझको ये पसंद है इलेक्शन में, तरफ से ना, मतलब
मेजॉरिटी समझ गया, बिल्कुल। बट बहुत से ऐसे लोग भी है ना कि वोट इतने बढ़ गए कि ये बंदे कुछ वोट से रह रहा है, फिर कुछ वोट से बंदों ने पीछे वालों ने अगर अपनी पार्टी एक गठबंधन कर लिया, फिर अगर सबसे ऊपर है, मान लो किसी के 28 चाहिए थे और उसके वोट आ गए 25, उसको 3 वोट की कमी है, लेकिन बाकी जो जितने थे ना तीनों, वो सारे इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि इसको नहीं बनने देना है, चाहिए हम नीचे वाले तीनों मिल जाएं इकट्ठे। वो तीनों इकट्ठे मिल गए और सहमति कर लेंगे भी तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे, तीनों में से किसी एक को बना दो रजामंदी से मॉनिटर, तो उन तीनों में से एक मॉनिटर बन जाएगा, वो 25 वाला रह जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा वो उसकी सीटें हैं फिर भी रह गया, नीचे वाले थोड़ी सीट होती हुई बन गए, क्योंकि उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन जरूरी है, क्योंकि हर बार स्पष्ट आपका बहुमत नहीं आ सकता। ऐसे अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो 200-250 सीट प्लस सीट चाहिए, तो जरूरी नहीं है भाई 3 पार्टियां बराबर की, तो 250 तो किसी की भी नहीं आएंगी कभी भी। फिर इलेक्शन कराओ, फिर नहीं आए, फिर इलेक्शन कराओ, सीट तो उतनी नहीं आनी है। तो गठबंधन इसलिए जरूरी है सरकार बनाने के लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल बांट दी जाती है, इतनी सीट है, इतने में से मिनिमम इतनी सीट आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप गठबंधन करो, नहीं तो फिर सीट पर पीपल होता है क्या? पर पीपल एक सीट होती है क्या? बेटा एरिया के हिसाब से बांटी जाती है, इस एरिया की एक सीट है, इतने एरिया को जोड़ के एक सीट बना दी, एक एमएलए इतने एरिया से बनेगा। चलो अगला, सरकार प्रायोजित चुनाव। सरकार प्रायोजित चुनाव का देखो, इलेक्शन तो होते हैं ठीक है, पर सरकार प्रायोजित चुनाव कहते हैं वो इलेक्शन जिनमें कैंपेनिंग वगैरह या इलेक्शन होने का खर्चा, सारा खर्चा किसके द्वारा उठाया जाता है? सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जो सरकार इलेक्शन के लिए पैसा देती है, खर्चा उठाती है, वो हमारे होते हैं सरकार प्रायोजित चुनाव। मतलब हम इलेक्शन में खड़े होंगे तो सरकार हमारे भाई जो इलेक्शन का जो खर्चा आएगा तो गवर्नमेंट ही उठाएगी। अब आप अपनी कैंपेनिंग करें वो तो अलग चीज है। फिर राजनीतिक दल के घटक। अब पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब आपके क्लासरूम के कंपोनेंट्स पूछ ले तो क्लासरूम में आप भी और मैं भी हूँ, ठीक है। हमारे ब्लैक बोर्ड से लगा लो, हमारे एसेसरीज से लगा लो, ये हमारे क्लासरूम के कंपोनेंट्स हैं। वैसे एक राजनीतिक दल के कंपोनेंट्स पूछा जाए तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। नेता जो चुन के बनाए जाते हैं, फिर सक्रिय सदस्य। कुछ सदस्य आपने देखा होगा, कुछ जो पार्टियों से जुड़े होते हैं, छोटे मोटे पद, जो मंत्रियों के साथ हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, रैलियां करते रहते हैं, लोगों के कनेक्शन में रहते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आज फलाना मंत्री वहां जा रहा है, आप वहां हो, आज यहाँ। तो कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं, कुछ होते हैं समर्थक, उस पार्टी के फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये 3 आपके मुख्य हैं, नेता और ये सक्रिय सदस्य और समर्थक, ये तीनों होते हैं एक राजनीतिक दल के घटक। फिर है विपक्षी दल। विपक्षी दल, अब विपक्षी दल का मतलब क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल आपके क्लासरूम के मॉनिटर का बताया था ना, कि एक मॉनिटर मैंने इस बच्चे को उठा लिया, इस बच्चे को 20 बच्चों ने सिलेक्ट कर लिया कि ये मॉनिटर बनेगा, इसको 15 ने सिलेक्ट कर लिया, इसको पीछे वाले को 12 ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबसे ज्यादा इसके थे तो इसको मॉनिटर बना दिया। इसके जस्ट बाद जो दूसरा नेक्स्ट हाईएस्ट जिसको वोट मिले हैं वो विपक्ष वाला हो गया। इट मीन इसके बाद इसी का नंबर था। वैसे ही जैसे बीजेपी सरकार बनी हुई है, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में दूसरी सबसे बड़ी सरकार कौन सी है जिसको दूसरे नंबर पे वोट मिले? कांग्रेस को। तो कांग्रेस हमारी कौन से होगा? विपक्षी दल। मतलब चुनाव में जो रूलिंग पार्टी होती है ना, सत्तारूढ़ दल जो सरकार चला रहा है, उसके बाद जो सबसे बड़ा दल है आफ्टर दैट, जो सेकंड नंबर पे इलेक्शन में रहा था, वो हमारा होता है विपक्षी दल। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह की होती है, एक तो नेशनल लेवल की और एक स्टेट लेवल की, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? नेशनल लेवल की पार्टी, अब आपने देखा होगा बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो सेंटर में भी इलेक्शन लड़ती है और स्टेट में भी, क्लियर है। फिर आपकी कांग्रेस भी ऐसी सरकार है जो सभी स्टेटों में भी इलेक्शन लड़ती है, सभी मतलब उसमें सेंटर में भी लड़ती है। लेकिन कुछ सरकार, आप कुछ राजनीतिक दल आपने ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ अपने स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, सेंटर में नहीं लड़ते। अब थोड़े दिन के लिए लगा लो कि अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी। अब धीरे धीरे ये अपना दायरा बढ़ा रही है ना, पंजाब में इलेक्शन है तो वहां चलेगी, हरियाणा में है, धीरे धीरे फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए आएगी। तो जो पार्टियां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए, वो कंडीशन होती हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई कह दे कि ये नेशनल पार्टी है और ये स्टेट लेवल पार्टी है। उसके लिए कंडीशन है कि जैसे ये मान लिया कि जो जब लोकसभा के सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं उसको लोकसभा के चुनाव माना जाता है, और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो हमारे होते हैं स्टेट लेवल के। तो जब आपको 6% वोट लोकसभा के जो टोटल वोट पड़े हैं, डले हैं, उनमें अगर आपने 6% वोट ले लिए तो आप समझ लो नेशनल लेवल की पार्टी है।
ठीक है, अगर 6% आपको नहीं मिले ना तो आपको नेशनल लेवल की पार्टी नहीं माना जाएगा, उसको हटा देंगे आप नेशनल लेवल की पार्टी ने। आपको 6% वोट भी नहीं मिले टोटल, जीतना हारना अलग बात है। और ऐसे ही हमारा जो क्षेत्रीय दल होता है ना, स्टेट लेवल की पार्टी, वो अपने आप को कब कहती है कि हम स्टेट लेवल की पार्टी होगी, उसको विधानसभा के जब इलेक्शन होंगे उसमें 6% वोट चाहिए। ठीक है, अगर उसके 6% वोट वहां नहीं आते तो उसको स्टेट लेवल की पार्टी नहीं माना जाएगा। और बात की जाए, ये तो टोटल वोट की है, और सीटों की बात की जाए ना, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कोई पार्टी अगर 4 सीटें भी नहीं जीत पाई ना तो वो स्टेट नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। अगर उसने 4 सीटों से ज्यादा सीट जीत ली तो उसको इलेक्शन कमीशन कंसीडर कर देगा नेशनल लेवल पार्टी। 4 सीटें, और इनको जैसे 6% वोट यहां थे, 6% वोट यहां थे, ये हमारे लोकसभा के हैं, ये हमारे विधानसभा के हैं। ठीक है, 6% हो गए। यहां इनको लोकसभा के लिए 4 सीटें चाहिए, इनको विधानसभा के लिए 2 सीट चाहिए। अगर इसने कम से कम 2 सीट तो लेनी है अगर आपको अपने आप को स्टेट लेवल की पार्टी बनाना है तो। अगर 2 भी नहीं है ना तो आपको स्टेट लेवल की पार्टी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा फर्क है कि नेशनल पार्टी हमारी कौन सी और स्टेट लेवल पार्टी हमारी कौन सी होती है। फिर है राजनीतिक दल के काम। चलो ये तो मेन पॉइंट्स थे छोटे छोटे। अब 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे हैं जो बड़े बड़े 5 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना है। उनमें पूरा टॉपिक हमारा राजनीतिक दल पे है। पहली परिभाषा ही हमने राजनीतिक दल की बताई थी। अब राजनीतिक दल के काम, तो पहला तो क्या है, चुनाव लड़ना, सबसे पहला काम। ठीक है, चुनाव लड़ना, कि ये चुनाव लड़ते हैं। दूसरा क्या है, सरकार बनाना, कोशिश रहती है इनकी सरकार बनाने की। भाई बने या ना बने आगे की बात है, सभी अपनी सरकार बनाने के लिए काम करते हैं, तो दूसरा काम। फिर एक सरकार बन भी गई तो जो वहां पे नीतियां बनती हैं, जो कानून बनते हैं, वो वही पार्टी बनाएगी ना भाई जो रूल कर रही है, विपक्ष थोड़ी बनाएगी। ठीक है, वो बात अलग है कि लोकसभा राज्यसभा में उसको पारित करना होता है, पर कानून तैयार करने का काम है जो रूलिंग पार्टी है उसी का होता है। फिर उसके बाद है विपक्षी दल। भाई राजनीतिक पार्टी है, उसके 2 ही रूप होंगे, या तो वो सत्ता में आएगी या विपक्ष में आएगी। ठीक है, एक पार्टी सत्ता में है तो दूसरी विपक्ष में है, तो चाहे विपक्षी हो लेकिन है तो राजनीतिक दल। विपक्ष का काम भी तो करना होता है उसको, जब कोई काम अच्छा करे या बुरा करे उसके अंदर टांग अड़ाने का काम भी तो उसी का है। एक कोई काम करने चला है, दूसरा कहे ना गलत है, ना ये गलत हो जाएगा, ये गरीबों के लिए, ये किसानों के लिए ऐसा है, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। कई आप देखते हो दुनिया भर के कारण, अब बीजेपी कोई काम करने चले जाना, कांग्रेस सबसे पहले उसको मना करेगी, तो वो उसका काम है विपक्ष का काम करना। ठीक है, फिर है आंदोलन। आंदोलन तो भाई विपक्ष वाले करेंगे ही, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है जो वो काम करेगी, उन काम को वो क्या कहेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे, ये उसके विरुद्ध है, ये फलाना है, इससे ये नुकसान हो जाएगा, हम आंदोलन करेंगे, आज वहां बैठे हैं, आज वहां बैठे हैं। जनमत निर्माण। जनमत निर्माण पब्लिक को अपने साथ फॉलोवर बनाना। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना कि ये सरकार गलत कर रही है, आप हमारे साथ आओ। हम आप देखते ना, अब ये मान लो कि ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई थी, पूर्ण रूप से जो अन्ना ने आंदोलन किया था ना, उस टाइम से उभर के आई थी। ये मनीष सिसोदिया जी और अपने ये मान लो अरविंद केजरीवाल जी, दोनों ही उस समय आंदोलन में थे। पूरा जनमत था, लोगों का पूरा हुजूम था ना उसमें। फिर जनमत निर्माण, फिर कल्याण कार्यक्रम। ठीक है भाई, सरकार चला रहे तो लोगों के कल्याण के लिए काम तो करने पड़ेंगे। रूलिंग में है तो कल्याण के काम करोगे। कोशिश तो ये रहती है कि आप विपक्ष में हो तो भी कुछ अच्छे ही काम करो। सरकार अच्छा काम करे तो उसको बढ़ावा दो, और गलत कर रही है तो उसको रोको। दोनों ही कल्याण के ही काम है। तो ये कुछ विपक्षी दल के कार्य थे। फिर कितने राजनीतिक दल, एक देश के अंदर कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये अब इसके है कि पहली बात तो तय नहीं कर सकते, ये हम तय नहीं कर सकते कि एक देश के अंदर कितने राजनीतिक दल हो। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। पार्टियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। एक आम आदमी पार्टी हमारे सामने नई पार्टी बन के ये कभी होगा 10 साल बाद कोई और आदमी उठेगा अपनी एक और नई पार्टी लेके आ जाए, वो भी हो सकता है, अपना दबदबा बना दे। तो तय नहीं हो सकता कि कितने हो सकते, कितने भी बढ़ सकते हैं। फिर है लंबे अंतराल की जरूरत। ये तय करने के लिए कि एक देश के अंदर कितने राजनीतिक दल, एक लंबे अंतराल की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है वाकई में। ठीक है, अगर समाज में हमारे जरूरत लग रही है कि कुछ ऐसा, कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो हमारी भलाई के लिए काम करे, पढ़े लिखे लोगों का समूह होना चाहिए, युवाओं का समूह होना चाहिए। कई बार समय की जरूरत के हिसाब से भी हमारे राजनीतिक दल तैयार हो जाते। किसने सोचा था कि आम आदमी पार्टी अचानक बन जाएगी? अचानक समय की जरूरत, लोगों ने उनको फॉलो कर लिया, समर्थन मिल गया तो उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। फिर है समाज की प्रकृति। समाज की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वो समाज है किस हिसाब से बटा हुआ है। हो सकता है जातिवाद हो, धर्म के नाम पे बटा हुआ हो, तो धर्म के नाम पे भी अलग अलग पार्टियां बनने लग जाती हैं।
मान लो ज़्यादा ही बटा हुआ है कि हिंदुओं के नाम से एक पार्टी बनी हुई है कि ये ऐसी पार्टी जो हिंदुओं को हाँ सपोर्ट करती है। फिर दूसरे समाज वाले सोचेंगे कि क्यों ना हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए भी एक पार्टी बने। तीसरा फिर अपने लिए सोचेगा। तो ये समाज की प्रकृति के हिसाब से कई बार पार्टियां बन जाती हैं। फिर चुनाव प्रणाली, हमारी इलेक्शन चुनाव प्रणाली में अगर तय कर रखा है कि हमारे संविधान में अगर तय कर रखा है कि एक दलीय व्यवस्था है तो एक ही रहेगी, और द्विदलीय कर दिया तो द्विदलीय रहेगी, और ये कर दिया बहुदलीय व्यवस्था है तो भाई फिर तो कितनी बने। तो फिर राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, कि क्यों हमें इन राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है, इनके बिना काम नहीं चल सकता क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला है कि लोकतंत्र ही नहीं चलेगा भाई। अगर राजनीतिक दल नहीं बनेंगे तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो नहीं चलेगा। ठीक है, लोकतंत्र के हिसाब से हम इलेक्शन करा रहे हैं, लोकतंत्र के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, इंडिविजुअल आदमी, मान लो मैंने आप सबकी एक पार्टी है, आप एक पार्टी के सदस्य हो, आप लोगों ने अपना एजेंडा तैयार कर दिया कि अगर हमारी सरकार आते हैं ना, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि किसानों का ये कानून है ये पास कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों की सरकार आ गई, आप लोगों ने ये काम कर दिया। लेट कर लो कि आप लोग सरकार में, आपकी एक पार्टी नहीं थी, सब अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हो, किसी का कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, तो ये भाई इतने कामों की लिस्ट कौन पूरी करेगा? अकेला ये पूरी कर देगा? अकेला ये पूरी कर देगा? नहीं कर देगा। अगर आप लोग एक पार्टी में नहीं हो तो आप कर ही नहीं सकते। और जैसे ही आप लोगों की एक पार्टी बन गई, एक समूह बन गया, तो सब बैठ के फैसला करोगे भाई देखो हमने ये वादे किए थे और ये कानून पास होने चाहिए, फिर ये काम सारे हो जाएंगे, तभी लोकतंत्र चलेगा, तभी हमारे देश में जो रूल रेगुलेशन कानून बने, संविधान बना है वो चलेगा। फिर क्या जवाबदेही। ठीक है, मान लो आप लोगों की पार्टी थी, अब बीजेपी ये कह दे, बीजेपी ने सबसे पहले मुद्दे उठाए थे, धारा 370 खत्म कर देंगे, 3 तलाक खत्म कर देंगे, राम मंदिर ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती, ठीक है, तो सरकार जवाब कौन देता इस चीज का कि सर आपने तो ये कहा था कि ये कर देंगे, राम मंदिर बना देंगे, ठीक है, हम सिविल कोड ले आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों के कानून। तो जवाब भी तो बनता है, आपने वादे तो कर दिए, अगर आपने वो पूरे नहीं किए तो अगर पार्टी है तो पूछ लेंगे, क्योंकि पार्टी होगी तो पार्टी का प्रमुख भी होगा, प्रमुख से पूछ लेंगे। अगर वो पार्टी नहीं होगी तो किसी से पूछने जाएंगे? गुजरात पूछने जाओ, फिर एक महाराष्ट्र के एमपी से पूछने जाओ, फिर किसी से पूछने जाओ, कोई किससे पूछोगे? जब सभी आदमी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो कहेगा उससे पूछ ले, वो कहेगा उससे पूछ ले, ऐसा बनेगा? ये तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी। वही जिम्मेदारी की बात है। आप लोगों ने अगर आपने अपना घोषणा पत्र दिया है, उसमें अनाउंसमेंट्स की हैं कि आप ये काम कर दोगे, तो उसके प्रति फिर आपकी जिम्मेदारी भी बनेगी कि हमारी पार्टी अगले साल आगे फिर इलेक्शन होंगे, अगर हमने ये काम पूरे नहीं कराए तो सरकार के पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की उपयोगिता, अगर उपयोगिता का मतलब यहाँ आप लोग अगर मिलके काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो सरकार जो बनी है ना उसका कुछ फायदा हुआ। अगर पार्टी नहीं बनी, अलग अलग इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, सभी अलग अलग हैं, तो जो सरकार बनाने के जो फायदे होते हैं ना वो एक भी पूरा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जरूरी था कि राजनीतिक दल बनाने के पीछे ना ये कुछ कारण होते हैं, नहीं तो ऐसे ही कह देते तू भी लड़ ले इलेक्शन, तू भी लड़ ले, कोई पार्टी की जरूरत ही नहीं होती। फिर राजनीतिक दल तो बनाते हैं, उसकी कुछ चुनौतियां होती हैं, ठीक है। उन चुनौतियों में सबसे पहला क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, राजनीतिक दल के कार्य भी आ सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल कितने हैं किस हिसाब से बनते हैं वो भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है, वंशवाद। अब भाई वंशवाद तो आपको पता है, नेता है कोई 10-20 साल किसी पार्टी में रह गया, फिर अपने बेटे को, चाचा को, मामा को, बुआ को ऐसे घुसेड़ने लग जाते हैं पार्टियों में। उसको विधायक बना दिया, फिर 2-4-5 साल रह गया, फिर कुछ साल में उसका बेटा आ गया। आप देख रहे हो ना, अब नेहरू फैमिली से ही लगा लो ना, सॉरी गांधी फैमिली से, वो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये मामा, फूफा, फूफा सब आ गए पार्टी में। ये वंशवाद सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक दल में। फिर पारदर्शिता, पारदर्शिता खत्म हो जाती है भाई इसमें एक तो, ठीक है, काम के प्रति जो स्पष्ट होता है ना वो स्पष्टता उसकी खत्म कर देते हैं। आपराधिक तत्व, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं वो पार्टियों में जुड़ जाते हैं, ठीक है भाई, आपने देखा पूछेंगे अरे इसके ऊपर तो फलाना चार्ज था, इसके ऊपर तो झगड़ा चार्ज था, इसने तो ये केस कर रखा था, इसने ये घोटाला कर रखा था, वहां से क्लीन चिट वगैरह लेके और पार्टी में घुस के पहन के सफेद कुर्ता पजामा और बन गए नेता। और मोस्टली आजकल ऐसे ही लोग बनते हैं राजनीतिक दलों में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ आपराधिक तत्व भी उसमें जुड़ जाते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, और जो वास्तव में जो एक लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र किस लिए बना है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है,
जनता चुनती है अपना वोट दे के राजा, ताकि वो उनकी भलाई के लिए काम करे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं, फिर ये चीजें आ जाती हैं, वंशवाद, पारदर्शिता, आपराधिकता, तो ये जो लोकतंत्र के जो मायने हैं ना, फिर उनको भूलने लग जाते हैं, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो ये कुछ लोग इसके पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उसके सामने चैलेंजेस आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, सारी आपकी डेफिनेशंस हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को बता दो अब भी, या क्लियर करें यहीं तक, ठीक है? तो एक लास्ट, इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचा है सिविक्स का, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।